अतीक अहमद के बारे में और एक क्लिपिंग भी देखी। मैं एक्चुअल में अंदर से इतना विचलित हो गया, मुझे लगा कि ये केवल उसका मर्डर नहीं है, रूल ऑफ लॉ, एक तरीके से रूल ऑफ लॉ का ही और हमारी डेमोक्रेसी या कॉन्स्टिट्यूशन का अंत सा मुझे नजर आया। लोगों को ये एनकरेजमेंट मिल रहा है स्टेट की तरफ से कि वो अगर स्टेट कर सकती है, और सबको मालूम है कि ये जो एनकाउंटर है, मैं उसके लीगल एस्पेक्ट के ऊपर बाद में आऊंगा, कि जो एनकाउंटर है ये एनकाउंटर अपने में रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है। ये अगर आपने सारा जिम्मेवारी ये ले ली तो फिर हमारे यहाँ जो इन्वेस्टिगेशन का मतलब हुआ, हमारे यहाँ कानून का मतलब हुआ, हमारे यहाँ कोर्ट्स का मतलब हुआ, सारे सब आप बंद कर दीजिए ना, फिर कोई करने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने आप फैसला ले लीजिए जो लेना है आपको, कि आपको कौन सा अधिकार है। कहीं लिखा हुआ है आईपीसी सीआरपीसी में या किसी और कानून की किताब में एनकाउंटर की परिभाषा दी हुई है कि आप अगर कोई दुर्दांत व्यक्ति हो जिसके खिलाफ बहुत सारे केसेस हो तो आप उसको मारने की आपको इजाजत है। क्या ये ऐसा केस नहीं है जहां पर सुप्रीम कोर्ट को इमीडिएटली संज्ञान लेकर के और तलब करना चाहिए सारे केसेस? क्यों नहीं करना चाहिए इसको? एक मोटरसाइकिल पर जा रहा है और मोटरसाइकिल पर रोका नहीं उसने, फायर की, हमने फायर की, सारे केसेस के अंदर वही बात। सारे केस क्या होता है कि पुलिस वाले एफआईआर लॉन्च करते हैं उसके खिलाफ जिसकी डेथ हो गई कि वो एक्यूज्ड है। प्रयागराज में पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या यानी शूट आउट ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। कैसे करीब 1 दर्जन पुलिस कर्मियों के बीच चल रहे अतीक अहमद और उसके भाई की सरेआम 3 लोगों ने हत्या कर दी, जो कि एक पत्रकार के पोज में आए थे। अब सवाल ये बनता है कि आखिर अपराधियों के इतना मनोबल कैसे बढ़ा, नंबर 1, और नंबर 2 चीज, क्या ये शूट आउट केवल 2 अपराधियों के बीच का शूट आउट था या कोई राज्य प्रायोजित, स्टेट प्रायोजित शूट आउट था? नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल रिपोर्टर, और आज इस बड़े मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ संजय पारिक साहब जुड़ गए हैं। करीब 40 साल का बड़ा एक्सपीरियंस है, सुप्रीम कोर्ट में सीनियर डेजिग्नेट हैं, मानवाधिकारों के मामलों को लगातार सुप्रीम कोर्ट में पुरजोर तरीके से उठाते रहे हैं, और पब्लिक यूनियंस फॉर सिविल लिबर्टी जो एक बड़ा एनजीओ है उसके लिए लगातार पेश होते रहे हैं। पारिक साहब, सबसे पहले तो इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी टिप्पणी। मैं आपको बताऊं कि जिस समय मैंने ये देखा और सुना अतीक अहमद के बारे में और एक क्लिपिंग भी देखी, मैं एक्चुअल में अंदर से इतना विचलित हो गया, मुझे लगा कि ये केवल उसका मर्डर नहीं है, रूल ऑफ लॉ, एक तरीके से रूल ऑफ लॉ का ही और हमारी डेमोक्रेसी या कॉन्स्टिट्यूशन का अंत सा मुझे नजर आया। क्योंकि मैं लगातार इस स्थिति को देख रहा हूँ। इससे पहले जो उनका जो अतीक अहमद है, उनके बेटे का मर्डर हुआ, कई लोग इसको जोड़ देते हैं कि वो कितना आतंकी था। मुझे लगता नहीं कि वो जोड़ना हमारे रूल ऑफ लॉ का क्वेश्चन जब आता है उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो अतीक अहमद हो या दूसरा व्यक्ति हो, एनकाउंटर अपने अंदर एक बहुत ही बड़ा प्रश्न लेकर के आता है। मुझे ये सब देखने के बाद में लगता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि अभी जो हम एक जुडिशरी की बात करते हैं, हम बात करते हैं कानून की, वहाँ कहीं कानून की जैसे धज्जियां सी उड़ गई पूरी तरीके से। तो इससे मतलब आई एम डीपली शॉक्ड आई कैन टेल यू। लेकिन वो तो कह रहे हैं इनकाउंटर कहाँ है, ये तो 3 लोग हैं अभी जो जिनका तीनों का बयान आया है कि अतीक अहमद एक अपराधी था, लोगों की जमीन कब्जा करता था, उसके पाकिस्तान से लिंक थे। इस तरह आरोपियों ने, जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं, वो आरोपियों ने अपने बयान दिए। तो साफ तौर पर राज्य सरकार तो ये पुलिस ये कह के पत्ता झाड़ रही है कि एक शूट आउट है और कुछ लोगों ने मारा है, हम उन पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि 1 दर्जन पुलिसकर्मियों के बीच, हथियारबंद पुलिसकर्मियों के बीच, जब 2 अपराधी या कोई आम आदमी भी अगर सुरक्षित नहीं है, तब इसको किस नजर से देखेंगे? देखिए लव जी, अभी कल दिन की बात है कि किसी जर्नलिस्ट ने मुझे संपर्क किया और हम बात कर रहे थे अतीक अहमद के जो बेटे का एनकाउंटर हुआ उसको लेकर के बात कर रहे थे। अशद नाम है सर उसका, अशद नाम है, अशद। तो मैंने उसके बारे में यही बता रहा था कि सब लोगों का कहना था कि अशद ने इस तरीके का आतंकी था और उसको मारा गया, तो लोग कहते हैं ठीक है। उसने ये भी बताया कि हमारे जो जर्नलिस्ट हैं बहुत सारे, वो भी ये बात बार बार कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर कोई इस तरह का दुर्दांत व्यक्ति था जिसका आतंक फैला हुआ था तो उसको मारने में क्या जाता है। तो मैंने उसको यही बताया कि अगर पुलिस वाले एक तरीके से जो काम कर रहे हैं वो ऐसा काम कर रहे हैं
कि गंदगी फैली हुई है, गंदगी जिसको वो सोचते हैं गंदगी है, और उसकी सफाई करने में जुट गए। तो मैंने कहा कल को एक प्राइवेट आदमी भी अपना एक गैंग खड़ा कर लेगा जिसको बोलेगा कि मैं यहाँ से जितनी भी गलत लोग हैं, जो लोग अपराध करते हैं, उनको मैं मिटा दूंगा, उनको हटा दूंगा। तो मैंने कहा ये जब एक बार स्टेट इस तरीके से प्रोजेक्ट करेगी कि हम इस तरह से मार सकते हैं, तो लोगों को लगेगा कि हम भी वो कार्य कर सकते हैं। दिन में ये बात हुई और रात में ये शूट आउट हुआ। सवेरे मुझे इसके बारे में मालूम पड़ा, तो मैंने उनका फोन आया कि आपने जो कहा था वैसे के वैसा हो रहा है, कि लोगों को ये एनकरेजमेंट मिल रहा है स्टेट की तरफ से कि वो अगर स्टेट कर सकती है, और सबको मालूम है कि ये जो एनकाउंटर है, मैं उसके लीगल एस्पेक्ट के ऊपर बाद में आऊंगा, कि जो एनकाउंटर है ये एनकाउंटर अपने में रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है। ये फेक एनकाउंटर और जेन्युइन एनकाउंटर की जो बात करते हैं, लॉ में उसका कहीं कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। तो अगर जब आप ये करना शुरू कर देंगे, चीफ मिनिस्टर ये बोलेंगे और पुलिस ऑफिसर से बोलेंगे कि हमने उसको मार दिया, लोग बड़े जुबिलेंट होकर के बड़े तालियां बजाएंगे और ये कहेंगे कि हमें तो ये बहुत बड़ा काम कर दिया। तो ये तो फिर आप कोई भी व्यक्ति ये काम शुरू कर देगा, वो कहेगा कि मेरे बाजू में कोई व्यक्ति रहता था, वो बहुत बड़ा अपराधी था। फिर बड़े अपराधी क्यों, छोटे अपराधी भी उसके अंदर आएंगे, उनको भी मारना शुरू कर दो आप। ये अगर आपने सारा जिम्मेवारी ये ले ली, तो फिर हमारे यहाँ जो इन्वेस्टिगेशन का मतलब हुआ, हमारे यहाँ कानून का मतलब हुआ, हमारे यहाँ कोर्ट्स का मतलब हुआ, सारे सब आप बंद कर दीजिए ना। फिर कोई करने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने आप फैसला ले लीजिए जो लेना है आपको। ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। आप संजय सर सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, 40 साल का बड़ा अनुभव है, हजारों ह्यूमन राइट्स के इस तरह के मुद्दों पर आप खड़े हो चुके हैं, लोगों के मानवाधिकार को लेकर बात कर चुके हैं। इस पूरे शूट आउट को लेकर कहां आप फेल्योर पार्ट देख रहे हैं? साजिश का फेल्योर हो या पुलिस का फेल्योर हो? देखिए, हम लोगों ने ये आपको मालूम है 2014 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ था, बॉम्बे के अंदर जो शूट आउट हुए थे, आंध्र प्रदेश के अंदर बहुत सारे जो नक्सलाइट्स को लेकर के मारा गया था, वहां पर भी फुल बेंच ने जजमेंट दिया। यहाँ पर बॉम्बे के अंदर हाई कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस बनाई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बताया। सारा मुद्दा इसके ऊपर आता है कि आपको कौन सा अधिकार है। कहीं लिखा हुआ है आईपीसी, सीआरपीसी में या किसी और कानून की किताब में एनकाउंटर की परिभाषा दी हुई है कि आप अगर कोई दुर्दांत व्यक्ति हो जिसके खिलाफ बहुत सारे केसेस हो, तो आप उसको मारने की आपको इजाजत है। वो कहाँ पर आपको नजर आता है? जितने भी केसेस होते हैं इस तरह के एनकाउंटर के, शूट आउट के, वो सारे के सारे केसेस मर्डर की डेफिनेशन में आते हैं। उनका इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी होता है, और आप स्टेट जो डिफेंस की आती है, उस डिफेंस की स्टेट पे आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्लेम कर सकते हैं, या वो कि आप उसको पकड़ना चाहते थे, उसने भागने की कोशिश की। संजय से सवाल दो है, एक तो इनकाउंटर बाय पुलिस और ये शूट आउट बाय क्रिमिनल, इसके थोड़े से डिफरेंस को समझ। मैं दोनों में मैं बताता हूँ, दोनों में डिफरेंस ना, दोनों में एक तरीके से कोई भी डिफरेंस नहीं है, एक तरह से कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अगर पुलिस वालों ने किया है तो पुलिस उसमें मुलजिम होती है और पुलिस के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होता है, उनको साबित करना पड़ता है। ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट आदमी उसकी किलिंग कर रहा है, तो ये जो किलिंग है उसको भी प्रूव करना पड़ेगा कि उसने जो मर्डर किया तो खुलेआम मर्डर हुआ है, लेकिन तो भी उसका ट्रायल होगा। अब ये जिन्होंने किया है, अगर वो भी क्रिमिनल है, क्या आप उनका एनकाउंटर कर देंगे? नहीं, आपको उनको ट्राई करना पड़ेगा, और ट्राई करने के बाद में उनको उनकी अपनी डिफेंस लेकर के आएंगे, और डिफेंस लेके आने के बाद में जो चीजें होंगी वो तय होंगी। कितने सारे केसेस हैं, क्या कुछ केसेस जैसा इसमें लगता है जो आपने बताया कि पुलिस वाले इतने सारे खड़े हुए हैं, वहां पर 3 लोग वहां पर आ गए, आप उनकी किसी की चेकिंग भी नहीं करते, उनसे पूछते भी नहीं। आपको लगता है कि अगर मैं और आप कहीं पर हों और पुलिस का इतना बड़ा और आप आगे जा सकते हैं? कभी नहीं जा सकते, क्योंकि पुलिस वाले कहेंगे तुम आगे क्यों जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं बड़ा लैप्स है सर। 3 अपराधी हथियारों से लैस अतीक अहमद को बकायदा, ऐसा तो नहीं है कि वो रैंडम वहां मिले, बकायदा जर्नलिस्ट बनकर पोज करके, माइक हाथ में लेकर, कैमरा हाथ में लेकर, गले में बकायदा जर्नलिस्ट का कार्ड लेके गए हैं। यानी कि पूरी तरह से प्लानिंग थी और एक तरह से रेकी थी। आपका पूरा जो गुप्तचर थे, आपका लोकल इंटेलिजेंस यूनिट थी, LIU था आपका, वो सब कहाँ है? जीरो हो गया वो तो सर। नहीं, वो सब जीरो हो गया। इसके अलावा अब सबसे बड़ी बात है, ये इन्वेस्टिगेशन इस बात का भी होना चाहिए, इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये कहीं ये जो पुलिस वाले और ये जो लोग मिले हुए थे, क्या इनके बीच में एक कॉन्स्पिरेसी थी जिसके तहत ये हुआ है?
कुछ केसेस हमारे सामने आए हैं, जो एक केस मैं कर रहा हूं उसके अंदर पुलिस ने एक्ट किया एज ए कॉन्ट्रैक्ट किलर। मतलब ये कि जो 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 इस तरह के गैंग, दो गैंग का आपस में वार था, एक गैंग के व्यक्ति को मारने के लिए दूसरे गैंग के व्यक्ति ने पुलिस वालों के साथ बात की और पुलिस वालों ने उस दूसरे गैंग के व्यक्ति को जाकर के मारा। ये तो कोर्ट केस में उसमें साबित हो चुका है, उसमें चार्जशीट फाइल हो चुकी है। तो ये इस तरह के केसेस भी होने लगे हैं। ये एक्चुअल में अगर आपने सुप्रीम कोर्ट ने और कोर्ट्स ने इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात नहीं करी तो ये चीजें अपने हाथ से निकल जाएंगी। अनफॉर्चुनेटली जितने भी इससे पहले भी जो दुबई वाला इनकाउंटर हुआ उसके अंदर भी मुझे उन्होंने इंक्वायरी की और इंक्वायरी में उन्होंने कुछ भी नहीं पाया। ये सब चीजें एक गलत दिशा के अंदर जा रही हैं। मैं उसी पे क्योंकि आपको लेके आने वाला था, विकास दुबे का चाहे मैटर ले लें, चाहे हैदराबाद में रेप के आरोपियों का मैटर ले लें, एक उत्सव देखा गया था और अतीक और अशरफ की हत्या के बाद भी हम लगातार देख रहे हैं कि ऐसे बयान आ रहे हैं, सोशल मीडिया में ऐसी पोस्ट आ रही हैं जैसे बड़ा उत्सव हुआ है। हत्या का उत्सव पहली बार इस देश में हैदराबाद की घटना में देखा गया, फिर विकास दुबे की घटना में देखा गया, अब अतीक अशरफ की हत्या में भी, शूटआउट में भी ये उत्सव देखा जा रहा है। मेरा संजय सर उन लोगों के लिए केवल उत्सव नहीं, अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि जैसा बहुत सारे इसके अंदर क्लिपिंग्स में दिखा रहे हैं कि उन्होंने नारे लगाए, उन्होंने जय श्री राम वगैरह के नारे लगाए। ये बहुत अनफॉर्चुनेट इसलिए है कि इस तरह की चीजें तो आपको एक दूसरे डायरेक्शन में भटका देती हैं, समाज को डिवाइड करने की बात करती हैं। ये भी करती हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वो ही इंडल्ज करती है इस तरह की क्राइम्स के अंदर और उनको एलिमिनेट करना जरूरी है। ये सब चीजें ठीक नहीं है, हमारे समाज के लिए ये बहुत गलत मैसेज इस तरीके से जा रहा है। ठीक है संजय, ये है कि इसके पीछे अगर स्टेट मशीनरी इसका साथ दे रही है तो ये तो बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत बात। ठीक है संजय सर, मुझे ये बताइए, इस तरह की ये जो हत्या का उत्सव मना रहे हैं लोग, नहीं लोग समझ रहे हैं कि इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा क्या उनके लिए आप एक मैसेज बड़ा देना चाहेंगे कि आखिर ये क्यों आप लोग लगातार कह रहे हैं कि इस तरह की सरेआम हत्याएं होना एक कानून व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, उसका क्या तर्क है? देखिए, मैं सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो देश है उसमें एक कानून है, एक संविधान है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम किया है तो उसके लिए एक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है। उस कानूनी प्रक्रिया को अपनाना जरूरी है और उस कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप ही उस व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। अगर हमारी कानूनी प्रक्रिया, जुडिशरी जिसे बोलते हैं, उसके बारे में कि अगर वहां पर ट्रायल में देरी हो रही है, वहां इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हो रहा है, तो हमें उन सुधारों को देखने की जरूरत है कि कोई इस तरह के दुर्दांत व्यक्ति कोई भी हो, ये इसमें कोई शक नहीं है कि अगर किसी ने अपराध किया और जिसके खिलाफ 100 एफआईआर हो या 50 एफआईआर हो, कितनी भी हो, कैसी भी हो, उसका इन्वेस्टिगेशन ऑनेस्ट तरीके से होना चाहिए, उसको उस बात की सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राहें नहीं है। लेकिन उसके लिए हमें जहां पर जो चीजों को ठीक करना है उनको ठीक करना पड़ेगा। हम कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, क्योंकि अगर कानून अपने हाथ में ले लेंगे, चाहे वो स्टेट अपने हाथ में ले, चाहे स्टेट टेररिज्म जिसे बोला जाता है या इंडिविजुअल टेररिज्म हो, ये हर तरीके से गलत है। हमारे देश के अंदर, हमारे देश में एक संविधान है, हमारे देश में कानून है, हमको उसका पालन करना चाहिए। ठीक है, माफ कीजिएगा, लेकिन संजय सर आप ये बताइए कि दूसरी तरफ ये भी प्रक्रिया है कि अगर इस तरह का फर्जी एनकाउंटर करते हैं तो पुलिस वालों पर हत्या का मुकदमा चलेगा, केस चलेगा। विकास दुबे की गाली पलटाई गई, हैदराबाद में एनकाउंटर सरेआम किया गया, इतने साल में रिजल्ट शून्य, तो आखिर अदालत भी क्या मैसेज देना चाहती है? अगर वहां से यहाँ से इंसाफ नहीं है तो वहां से भी इंसाफ नहीं है। ये सबसे बड़ी बात तो यही है, सबसे बड़ी बात यही है कि जुडिशरी को स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इसमें कोई शक नहीं है कि अभी जो मैसेज लोगों के पास जा रहा है, और कल को मान लीजिए हो कि ये आ जाए कि कोई ट्रायल हो ही नहीं रहा हमारे देश के अंदर, ये जुडिशरी को समझना चाहिए। मान लीजिए मैसेज आ जाता है कि कोई भी ट्रायल 10 साल से 20 साल से कहीं पर नहीं हुआ, तो जो व्यक्ति जिसके साथ कुछ होगा वो कहेगा कि जब न्याय प्रक्रिया अपना काम नहीं कर रही है, मुझे न्याय नहीं मिल रहा, तो मैं अपने हाथ में लूंगा न्याय और मैं करूंगा। ये बात जो है ये केवल एग्जीक्यूटिव की बात नहीं है ये, लेकिन ये तो अगर इस तरह का हो जाएगा तो व्यक्ति अपने हाथ में हथियार लेकर के सब जो करना हो करना शुरू कर देगा। तो जुडिशरी को इसको समझ करके इससे एक लेसन लेना चाहिए कि हमें किस तरीके से इन चीजों को ठीक करने की जरूरत है। आप निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बड़े बड़े जजमेंट और बड़े बड़े सेमिनार में
जस्टिस को लेके एक बड़ी बातें कही जाती हैं, लेकिन आज की ग्राउंड रियलिटी ये है कि आम आदमी फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है और माननीय जज सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के ये सुने और समझें और इस व्यथा को समझें कि उसका जब गुस्सा निकलेगा तो इसी तरह 3 लड़के तैयार होंगे 18 से लेकर 22 साल तक के, हाथ में हथियार लेके, और एक पूर्व सांसद, कोई, मैं उसको कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूं अतीक के अपराधों को, लेकिन एक पूर्व सांसद को 12 पुलिस के घेरे में आके वो तड़ातड़ गोलियां चला देते हैं और पूरा देश और समूचा विश्व उसके वीडियो को देखता है। मुझे बताइए, क्या ये ऐसा केस नहीं है जहां पर सुप्रीम कोर्ट को इमीडिएटली संज्ञान लेकर के और तलब करना चाहिए सारे केसेस? क्यों नहीं करना चाहिए इसको? और अगर हम लोग जाकर के मेंशन भी करेंगे, आपको लगता है कि मेंशन करने के बाद में इस केस की सुनवाई उसी तौर पर होगी जैसी होनी चाहिए? ये सब चीजें जरूरी हैं, क्योंकि ये एक ऐसा आई ओपनर है जिसके ऊपर मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को इमीडिएटली संज्ञान लेकर के नोटिस इशू करने चाहिए। और जो पीयूसीएल का एक मुकदमा है जिसके अंदर ये सारे एनकाउंटर वाले केसेस जुड़े हुए हैं, जिसके अंदर हमने दुबे वाला केस भी जोड़ा, इसके अंदर ये केसेस को भी जोड़ करके उसमें बताएंगे, क्योंकि हमारा कहना है कि जितने भी एनकाउंटर की पद्धति आप अपना रहे हैं जिस तरीके से, वो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उनके अगेंस्ट है, वो कानून के अगेंस्ट है। कहीं पर होता क्या है आपको मैं बता दूं कि ये जो सारा प्रक्रिया मैंने देखी, एक मोटरसाइकिल पर जा रहा है और मोटरसाइकिल पर रोका नहीं उसने, फायर की, हमने फायर की, सारे केसेस के अंदर वही बात, सारे केस। क्या होता है कि पुलिस वाले एफआईआर लॉन्च करते हैं उसके खिलाफ जिसकी डेथ हो गई, कि वो एक्यूज्ड है 307 का, और जब वो मर जाता है तो उसको बंद कर देते हैं और कोर्ट्स उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं एफआईआर को। ये हमारे यहाँ कानून की प्रक्रिया चल रही है, जिसको कोर्ट ने बोला, एनएचआरसी ने बोला कि गलत है। इसके बावजूद भी ये बोला कि हमने जो गाइडलाइंस दी वो कानून है, लेकिन कानून अगर नहीं मान रहे कोई, तो क्या इसका संज्ञान लेना कोर्ट को जरूरी नहीं है? करेक्ट। इस तरह के एनकाउंटर के मामले में देश, समाज, हर व्यक्ति समझ रहा है, जान रहा है विकास दुबे में कौन सी ऐसी चीज थी जो छुपी थी। मीडिया ने तो सब कुछ बताया और दिखाया, और उसके बावजूद भी आज तक इतने साल बीतने के बाद भी उस विकास दुबे एनकाउंटर का सच कभी नहीं सामने आया। सच क्या है? वो जो जिस सुप्रीम कोर्ट जज ने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट सौंपी उसके अंदर कुछ नहीं था, उसको अल्टीमेटली एक्सेप्ट कर लिया। करेक्ट। सर, लास्ट एक बिल्कुल संक्षिप्त में, अब इस एनकाउंटर को लेके, चूंकि आप अनुभवी वकील हैं, इस एनकाउंटर को लेके क्या क्या विकल्प अभी बचे हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, ये जिन लोगों ने मारा है उनके खिलाफ तो एफआईआर होगी, उनके खिलाफ 302 का मुकदमा भी दर्ज होगा, लेकिन 302 का मुकदमा दर्ज होने के बाद में क्या होगा, क्योंकि लोग भूल जाएंगे, कुछ नहीं होगा। इसके बाद में चलता रहेगा, सालों इसके अंदर लग जाएंगे और कुछ हो नहीं पाएगा। तो इसके अंदर अगर मान लो कुछ करना है तो यही करना पड़ेगा कि एक इंडिपेंडेंट जो इन्वेस्टिगेशन एसआईटी वगैरह कॉन्स्टिट्यूट करके, जिसमें अच्छे लोगों, वो पूरे इस बात की जांच करेगी किस तरह से इनकी और पुलिस ऑफिशियल्स की या शासन की कॉन्स्पिरेसी है, नहीं है, इनके मारने का मतलब क्या था, इन्होंने क्यों मारा, वो सारी चीजें देश के सामने आनी चाहिए। सिर्फ सजा देने वाली कॉन्स्पिरेसी नहीं, केवल फेल्योरनेस भी, कि कहां फेल्योर हो गया। करेक्ट। फेल्योर तो बहुत बड़ा है, फेल्योर और कॉन्स्पिरेसी दोनों जुड़ी, क्योंकि जब आप कुछ करते नहीं है और किसी को अलाउ करते हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसके बारे में आपका मत है कि वो चीज हो जाने दी जाए। तो यही तो होता है। कॉन्स्पिरेसी क्या होता है? आप चुपचाप रहें और एक्ट ना करें, वो भी अपने में कॉन्स्पिरेसी होती है। करेक्ट। संजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बातचीत करने के लिए। आपने निश्चित रूप से सही डायरेक्शन दिया। आपने ये भी बताया कि ये जो उत्सव हो रहा है, ये हत्याओं का जो उत्सव हो रहा है, वो समाज और कानून व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, लेकिन ये हाई टाइम है जब देश की सर्वोच्च अदालतें यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो कॉग्निजेंस लेके इस फेल्योर पर ध्यान देना है। और क्या ये स्टेट स्पॉन्सर्ड शूट आउट हैं? अगर हैं तो ये बिल्कुल रुकने चाहिए, क्योंकि ये समाज को निश्चित रूप से गलत दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।